पथ पर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश के लिए आपने एक बड़ी मुफ़ीद अहम नहीं बात है। कही और उस बात का मैं निपुण आलम बयान जी से जवाब चाहती हूँ। निपुण जी, अभी अरविंद जी कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस ऐसे थे नहीं, और जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए अंतरिम सरकार में, तो ऐसी भारत को भी उम्मीद थी कि शायद स्थिति बदलेगी, हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक जाएंगे, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जो थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम खबर ये भी चला रहे हैं कि वहां पर कट्टरपंथी जो संगठन है उनका दबदबा है और वो हावी नजर आ रहे हैं, तो क्या वो मोहम्मद यूनुस पर भी हावी हो गए हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का आना ही ये तय करता है कि वहां पर कट्टरपंथियों का ही दबदबा था, कट्टरपंथियों के ही प्रभाव से मोहम्मद यूनुस आए हैं। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप ये कहें कि छात्रों का आंदोलन था, तो छात्रों का आंदोलन मांग था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो समाप्त हो गया था। और फिर किस प्रकार से वो आंदोलन चला, और आज आप देखें उस आंदोलन से जुड़े हुए जो छात्र नेता थे, आज वो सरकार में, यानी कि जो एक गवर्नमेंट अब बनी हुई है। हालांकि मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, ना तो ये इसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार बोलते नहीं है। इसको ये बोलते हैं कि एक सलाहकार के रूप में हम लोग हैं, और हम एक नई सरकार की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और अभी जो ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, इसके दो तीन आयाम हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, एक आयाम ये है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो अवामी लीग हो या आपका बीएनपी हो, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव कराइए, इलेक्शन कराइए, और इलेक्शन कराने के बाद आप बात कीजिए। ये कह रही है बीएनपी की सुधार की बात, रिफॉर्म की बात। लेकिन जो सरकार आज वर्तमान में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो ये कह रही है कि हम पहले रिफॉर्म करेंगे और रिफॉर्म के बाद हम इलेक्शन कराएंगे। आश्चर्यजनक बात यह है, मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। मोहम्मद यूनुस को एक छोटे से वर्ग ने आंदोलन किया, जो हिंसा में परिवर्तित हुआ, उनके द्वारा बिठाया हुआ एक व्यक्ति है, जिसमें बाहरी ताकतों का भी हाथ है। ये बांग्लादेश का सोशल फैब्रिक, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक या सेकुलर कैसा होगा, ये तय करने वाली बांग्लादेश की जनता होगी, या एक मॉब के द्वारा बिठाया गया एक व्यक्ति, वो इसके क्या होंगे, निर्धारण करता होंगे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज वर्तमान में इस प्रकार के द्वंद्व में उलझा हुआ है, जो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एक निराशा और गहरे गर्त की ओर लेके जा रही है। आप देखिए कि पूरा प्रयास ये हो रहा है कि जो बांग्लादेश का एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक, और जिन पिलर पर मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, वो था राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता। लोकतंत्र तो यहाँ पे है ही नहीं। भाई, आप कह रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठकर तय करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्या मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए बंदे व्यक्ति हैं? आप कहेंगे नहीं, वो तो एक कार्यवाहक भी नहीं है। रियलिटी ये कि कार्यवाहक भी वो अपने आपको नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नई सरकार चुने जाने का एक सलाहकार हूं। तो सलाहकार की भूमिका निभाओ ना। आप वहां के संविधान को परिवर्तन करने की बात कर रहे हो। अच्छा, आपने जिन शब्दों का जिक्र किया मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हुए, उन सभी शब्दों पर तो आज अटॉर्नी जनरल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे कह दिया 90% जब मुस्लिम रहते हैं तो इन सभी शब्दों को संविधान से हटाया जाना चाहिए, और ये सब संकेत मिल रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अंतरिम सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार तो है नहीं, ये कट्टरपंथी संगठनों के चलते, सेना की शय के चलते, और इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ रहा, यानी कि जो बाइडेन का भी हाथ रहा, ऐसा दावा किया जाता है। और उसी के बाद में मोहम्मद यूनुस को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई। अभी वो सरकार में मुख्य सलाहकार के तौर पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब उम्मीदें भी उनसे ही होंगी और दरख्वास्त भी उनसे होगी, तो संविधान में चेंजेस की बात कर दी गई। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का रिजल्ट सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अगले राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर जो बाइडेन समर्थन मोहम्मद यूनुस का कर रहे थे, तो ट्रंप का जो रुख है वो अलग नहीं रहेगा क्या? और अगर रहेगा तो बांग्लादेश में कुछ चेंजेस आने वाले वक्त में दिखेंगे क्या? क्योंकि अभी तो ये घोर कट्टरपंथी की तरफ आगे चल रहे हैं। देखिए, 1980 में भी ऐसा प्रयास हुआ था, जब वहां पर प्रेसिडेंट इरशाद आए थे, और प्रेसिडेंट इरशाद ने भी जो सेकुलर फैब्रिक है उसको समाप्त करके एक इस्लामिक नेशन बनाने का प्रयास किया। लेकिन तब भारत सरकार ने अमेरिका को समझाया कि देखिए, अगर बांग्लादेश के अंदर रेडिकलिज्म आता है, तो ये रेडिकलिज्म ना तो भारत के लिए बेटर है और ना ही अमेरिका के लिए बेटर है। उसके बाद आप देखिए कि वहां पर शेख हसीना को काफी ज्यादा
मजबूत किया गया। हालांकि हम जानते हैं 90 के बाद पहली बार चुनाव होता है 91 में, जब आपका सरकार बनती है खालिदा जिया की, बीएनपी की। फिर 96 में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर शेख हसीना गवर्नमेंट आती है, और शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो आपका क्या करती है, प्रयास करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, एक सेकुलर फैब्रिक को, सेकुलरिज्म को मजबूत करती है। इसके पीछे पूरा पूरा हाथ था भारत और अमेरिका का। अमेरिका इस बात को समझा, और मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ये इस प्रकार की पूरा घटनाक्रम, बल्कि मैं एक बहुत ही हल्का शब्द कहूं तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जो उठापटक इन लोगों ने की है, ये कदाचित भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार करने वाला नहीं है। आज आप देखिए जो उनकी जो मेन एडवाइजर एनएसए की तरह जो उनकी चुनी गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनी है, तुलसी, मैं पूरा नाम मिस कर रहा हूं, उनका भी अगर आप बयान देखेंगे पिछले समय के, जब वो इस प्रकार से पॉलिटिक्स में इस प्रकार से पद पर नहीं थी, तो आप देखेंगे उनका भी रुझान जो था वो भारत के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाने को लेकर था। और बांग्लादेश में अगर इस प्रकार का रेडिकलिज्म आता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि इंडियन ओशन के लिए भी ये एक पूरा तनाव का वातावरण बनता है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके लिए एक समस्या उत्पन्न होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इस प्रकार के फैब्रिक को बिगाड़ने का समर्थन नहीं करेंगे। और मुझे लगता है आप देखिएगा अवामी लीग बहुत स्ट्रांग हुई है। शेख हसीना गवर्नमेंट ने, जब शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनको बधाई दी, तो डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज कुछ इस प्रकार था कि हम आपको ही बांग्लादेश के पीएम मानते हैं। और आप देखिए अवामी लीग ने फिर वहां पर प्रोटेस्ट आयोजित किया, जो वहां पर जो छात्र हैं उन्होंने वो प्रोटेस्ट होने नहीं दिया। उससे ठीक पहले वो 12 बजे कह रहे हैं कि हम फासिस्ट जो पावर्स हैं उनको लेकर उनका प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक चल रहा है कि आप एक पार्टी को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं देंगे, आप ये कहेंगे उनको फासिस्ट है, तो आप कौन है? मतलब बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर पूरा घटनाक्रम चलेगा अभी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अवामी लीग कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोबारा से वहां पर पावर में दिखाई देंगी। हालांकि ये समय लगेगा, यानी कि टाइम होपफुल लगेगा। रहना चाहिए। अरविंद जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, एक तरफ तो तानाशाही की तरफ चीजें आगे जा रही हैं, वहां ना प्रदर्शन का अधिकार रहा है, ना सड़कों पर आकर अपनी बात कहने का